हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब आज हम लोग एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। The accounting entity principle, also known as the business entity principle, is a fundamental accounting concept that states that business must be treated as separate entity from its owners or any other business. देखो इसका मतलब क्या है। आपका एक बिजनेस है, ठीक है। आपने कोई बिजनेस खोला है और आप उसके ओनर हो। तो क्या होगा? आपकी सेपरेट एंटिटी होगी और आपके बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होगी, ठीक है। आपके बिजनेस के अलग ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है, और आपके ट्रांजेक्शन्स अलग होंगे। बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर होता है, उन दोनों की अपनी अलग अलग सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप भले बिजनेस के मालिक हो, ठीक है, लेकिन बिजनेस अपना अलग चल रहा है। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो उसके खुद के अलग है, ठीक है। और आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वो पर्सनल है, वो अलग है। आप इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो आपका बिजनेस का अकाउंट अलग बनता है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस के नाम पे चलते हैं वो सब सेपरेट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ हिज ओनर्स और अदर एंटिटीज, ठीक है। आपका अलग है और बिजनेस का सेपरेट अकाउंट है। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ बिजनेस के हैं, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि बिजनेस की और बिजनेस के ओनर की दोनों की अपनी अपने अलग एक सेपरेट एंटिटी होती है, एक सेपरेट पहचान होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जॉन है। जॉन क्या है? एक स्मॉल बेकरी है जॉन की, जिसका क्या नाम है? जॉन्स बेकरी। इसका अगर हम एग्जांपल ले तो बिजनेस मनी वर्सेस पर्सनल मनी। जॉन अर्न करता है, जॉन अर्न्स मनी फ्रॉम सेलिंग केक्स एंड दैट मनी बिलोंग्स टू द बेकरी। जॉन बेकरी से केक बेचकर पैसा कमाता है, ठीक है। और ये पैसा सिर्फ बेकरी के लिए है, जॉन का पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ठीक है। जो भी जॉन पैसा कमा रहा है केक बेचकर, वो जितना भी पैसा है बेकरी के लिए है, ना कि उसके जॉन के लिए। अब अगर जॉन उसी बेकरी के पैसे से अगर अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीद देता है, तो ही कैन नॉट रिकॉर्ड इट एज अ बिजनेस एक्सपेंस। उसको हम बिजनेस के खर्चे में नहीं यूज करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा उसमें से निकाल लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये उसकी सेपरेट एंटिटी हो गई। वो बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या है, अपने पर्सनल यूज के लिए, उसका जो फ्रेंड है उसके लिए गिफ्ट खरीदना था, तो उसने अपने बिजनेस में से पैसा निकाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, बिकॉज इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो दोनों की क्या हो गई? सेपरेट एंटिटी हो गई, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जॉन्स बेकरी टेक अ लोन ऑफ 1 लाख। जॉन की जो बेकरी है उसने लोन लिया 1 लाख का, ठीक है। तो दिस लोन बिलोंग्स टू द बेकरी, नॉट जॉन पर्सनली। तो ये लोन किसका हो गया? बेकरी चलाने के लिए ही लोन लिया है ना, तो लोन पर्सनल बेकरी का हो गया, ना कि जॉन का पर्सनली। भले ही जॉन जो है वो ओनर है, बेकरी का मालिक है, लेकिन जो बिजनेस है उसका वो बेकरी है ना, पर्सनली जॉन का तो नहीं है। तो इवन दो जॉन ओन्स द बेकरी, ही कैन नॉट यूज दिस लोन फॉर हिज पर्सनल शॉपिंग और वेकेशन, ठीक है। जॉन ने अगर बेकरी चलाने के लिए लोन लिया है, तो वो लोन का पैसा अपने पर्सनल शॉपिंग या वेकेशन के लिए यूज नहीं कर सकता। वो बेकरी के लिए ही यूज करेगा, क्योंकि उसका बेकरी का ही बिजनेस है। उसका क्या है? बेकरी का ही बिजनेस है। तो उसकी सेपरेट एंटिटी वो रखेगा और अपने पर्सनल खर्चे की सेपरेट एंटिटी वो रखेगा। दोनों को मैं मिक्सअप नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या कहता है? द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन इन अकाउंटिंग इवन इफ द ओनर एंड बिजनेस आर सेम इन द रियलिटी। बिजनेस की क्या है? अपनी एक अलग पहचान होती है। भले ही जो मालिक है बिजनेस का वो सेम है, ठीक है, लेकिन मालिक की अपनी अलग पहचान है, बिजनेस की अपनी अलग पहचान है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी क्या है? सेपरेट एंटिटी है। आप दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस अकाउंट में ही सब रिकॉर्ड होते हैं, और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसके पर्सनल मालिक के होते हैं। दोनों को आप सेपरेट मतलब एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। दोनों की क्या है? सेपरेट एंटिटी है। तो यही कहलाता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट।
मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स एंड दिस मीन्स दैट थिंग्स लाइक सेल्स परचेज एक्सपेंस एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड बिकॉज दे हैव अ क्लियर मॉनेटरी वैल्यू। अब देखो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शंस है, बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग बुक्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सब क्या होंगे? मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। अब जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, एक्सपेंस हो गया, एसेट्स हो गए, ये रिकॉर्डेड हो रहे हैं अकाउंटिंग बुक्स में क्योंकि इनकी एक क्लियर मॉनेटरी वैल्यू है। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अकाउंटिंग बुक्स में सब रिकॉर्ड किए जाएंगे विच आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो पैसों से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जो मॉनेटरी वैल्यू में वो सब अकाउंटिंग बुक्स में क्या होंगे? रिकॉर्ड होंगे। हाउएवर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? लाइक एम्प्लॉय स्किल्स, कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड रेपुटेशन आर नॉट रिकॉर्डेड सिंस दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। ठीक है, ये लोग क्या है? नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स है। ऑल्दो ये भी ब्रांड वैल्यू रखते हैं अपने आप में, लेकिन ये कोई मॉनेटरी टर्म्स में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन जैसे सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, ये सारे क्लियर क्या रिकॉर्ड होते हैं? मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होंगे। और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एम्प्लॉय स्किल्स हो गया, कस्टमर्स लॉयल्टी, ब्रांड रेपुटेशन, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में मेजर्ड नहीं किए जाते। तो जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जाते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग बुक्स में। और जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किए जाते वो रिकॉर्ड नहीं होते। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ना अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? It states that business financial activities should be recorded and reported for a specific time period such as month, quarter or year, and this helps in measuring the business performance over time and ensure consistency in financial reporting. Accounting period principle का मतलब सिंपल सा है कि एक बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे कि मंथ हो गया, क्वार्टर हो गया, ईयर हो गया, उसके हिसाब से रिकॉर्ड या रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि बिजनेस का जो भी परफॉर्मेंस है वो टाइम के हिसाब से ट्रैक किया जा सके और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या हो? कंसिस्टेंसी दिखाई जाके इंश्योर करें कि हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी है और जितने भी बिजनेस के परफॉर्मेंस है वो टाइमली क्या हो रहे हैं? ट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, भले वो मंथ वाइज ट्रैक हो, क्वार्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अर्न्स 50,000 इन दिसंबर 2024 बट रिसीव द पेमेंट इन जनवरी 2025. So under this principle, it will be recorded as 2024 income because it was earned in that accounting period. मतलब एक कंपनी ने दिसंबर 2024 में 50,000 रुपए कमाए, लेकिन पेमेंट उसका क्या हुआ? जनवरी 2025 में मिली। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो इनकम है 2024 के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड की जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इनकम जो है 2024 में कमाई गई थी, चाहे पेमेंट अगले महीने मिली हो। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर पीरियड में जो इनकम कमाई गई थी उसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या होगी? रिकॉर्ड की जानी चाहिए। ठीक है, भले ही उसका जो भी पेमेंट है वो क्या हो? नेक्स्ट जनवरी 2025 में मिला हो। तो कंक्लूजन क्या कहता है? द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एंश्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मेकिंग इट इजियर टू ट्रैक बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मेन गोल ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस एक्यूरेटली ट्रैक हो सके और लीगल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इससे जो वो बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल हेल्थ जो भी है कंडीशंस है उसको हम लोग समझ सके। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये नाम से ही समझ में आ रहा है। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट दैट मैंडेट्स ऑल रिलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स के अंदर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़ी हो, फाइनेंस से जुड़ी हुई हो, वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है जो एक ये कहता है कि सारी रिलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट में डिस्क्लोजर करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस को अपने स्टेक होल्डर जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, उनको सभी ज़रूरी फैक्ट और डिटेल्स देनी चाहिए जो उनकी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। सो दिस एंश्योर दैट स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स हैव एक्सेस ऑल द मटेरियल फैक्ट दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग। तो ये प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है
कि जो स्टेक होल्डर्स को बिजनेस के बारे में कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, ताकि उन्हें अपने डिसीजंस लेने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट रिस्क या लायबिलिटी है या कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो सब कुछ डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिस्क्लोज होना कंपलसरी होता है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। अब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? In accounting, the materiality principle in accounting state that financial statement should only include information that is significant enough to impact the decision making of users such as investors, creditors और regulators। हमने full disclosure में क्या पढ़ा कि जितनी भी relevant information हैं वो fully disclose हो, ठीक है, जिससे जो डिसीजन लेने में आसानी हो। लेकिन मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि केवल वही जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो केवल वही होना चाहिए जो केवल डिसीजन मेकिंग, जो यूजर्स हैं, ठीक है, उनके डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट कर सके, जो सिग्निफिकेंट हो, मोर देन इनफ हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब दे दो। जो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं कर रही है उन इंफॉर्मेशन का मतलब इंक्लूड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अब जो यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन का इंक्लूड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो यूजर्स कौन कौन से हो गए, इसके इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए और रेगुलेटर्स हो गए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जानी चाहिए जो इतनी सिग्निफिकेंट हो कि यूजर्स जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, के डिसीजन को, इनके डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सके। अगर कोई छोटी या इरेलीवेंट डिटेल है जो डिसीजन मेकिंग पे, जिसका डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ चीज़ें वही दिखानी चाहिए जो किसी भी यूजर्स के लिए ज़रूरी हो। अगर किसी चीज़ का डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उस फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसे, उस इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिपोर्ट से हटा सकते हैं, ठीक है, ताकि रिपोर्ट सिंपल और फोकस्ड रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना हो, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए बेनिफिट है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, जो उनके डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट डाल रही है, केवल वही इन्फॉर्मेशन दिखाओ। बाकी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, जिससे डिसीजन मेकिंग पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, जिससे चीजें सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। मेन बात यही है। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है केवल आप उन्हीं चीज को शो अप करो। जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, जिनसे डिसीजन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उन चीज को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो आज के वीडियो में केवल हम लोग 5 प्रिंसिपल ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।